लव बाय चांस तू मेरा सुकून, एपिसोड नंबर 15। अब तक आपने पढ़ा, सोनाली जी ने अरमान की सच्चाई बता डाली थी कि अरमान उनका असली बेटा नहीं है। उसका असली बेटा तो अनमोल था। अरमान रोहित और उसकी सेक्रेटरी पूजा का बेटा था, जिसे सोनाली जी ने अपने मतलब के लिए अपने पास रखा और अपने सगे बेटे अनमोल को अपने बचपन के दोस्त को दे दिया, जो कि पूनम देवी का सगा भांजा सुशील था। आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे सोनाली जी और पूनम देवी आपस में बात कर रहे थे। सोनाली जी ने पूनम देवी से बात कर फ़ोन काटा और खुद से बोली। सोनाली जी बोली, इतनी आसानी से मैं राठौर खानदान को जीतने नहीं दूंगी। बहुत दुख दिए हैं इस खानदान ने मुझे। एक एक आंसुओं का बदला लूंगी मैं। बस एक बार जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो जाए। उसके बाद ये प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे बेटे अनमोल का होगा। प्रॉपर्टी मेरे बेटे के हो जाने के बाद सबसे पहले इस बुढ़िया पूनम देवी का काम तमाम करूंगी मैं। इससे बस मैं इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि इसने मेरे बेटे की परवरिश की है, और उस सुशील को तो मैंने मारा ही इसलिए था ताकि इमोशनली उस पूनम देवी के करीब जा सकूँ। अपने बेटे पर उसको इतना डिपेंड कर दूँ कि उसे हर काम में मेरे बेटे की ज़रूरत पड़े। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी सनक नजर आ रही थी। सोनाली जी ने अपने फ़ोन को दोबारा निकाला और किसी का नंबर डायल करते हुए बोली। सोनाली जी बोली, धमाका तैयार है, उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, खत्म कर दो पूनम देवी को। दूसरी तरफ से एक लड़का मुस्कुराते हुए बोला, क्या मॉम, आपने इतनी जल्दी ये प्लान कर लिया? मैं सोच रहा था बुढ़िया अपने सबसे बड़े दुश्मन की बर्बादी देख कर जाएगी, पर कोई बात नहीं, आपकी ये मनोकामना भी जल्दी पूरी हो जाएगी। उसने आज पार्टी में आने का प्लान किया है। जैसे ही वो पार्टी में आएगी तो मैं शिव के मैनेजर को बता दूंगा कि पूनम देवी पार्टी में आई हुई है, ठीक वैसे ही जैसे हमने प्लान किया था। उसके बाद पूनम देवी अपने बचाव में अटैक करेगी और शिव अपने बचाव में। दो बिल्लियों की लड़ाई में हमारा प्रॉफिट होगा और बुढ़िया का राम नाम सत्य होगा, और मेरी होगी राठौर खानदान में एंट्री। और हर किसी को यही लगेगा कि मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर शिव सिंह राठौर की जान बचाई है। सोनाली जी बोली, वेरी गुड, जैसा हमने सोचा है बस वैसा ही हो तो मज़ा आ जाएगा। आखिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हर खेल। तभी अनमोल बोला, पर मॉम, आप पूनम देवी को क्यों मारना चाहती हैं? आफ्टर ऑल उन्होंने मेरी इतने साल परवरिश जो की है। सोनाली जी बोली, क्योंकि उसकी बातों में आकर ही उस पूजा ने तुम्हें उस सुशील को दे दिया था। तभी जैसे ही अनमोल ने यह सुना तो उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। अनमोल बोला, क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो हमेशा से मुझे यह कहा कि पूजा आंटी ने मुझे सुशील अंकल को दिया था। तभी सोनाली जी चीखते हुए और गुस्से से बोली। सोनाली जी बोली, झूठ बोला था उस औरत ने। अरे, जो अपने पति की ना हो सकी, अपनी सौतेली बेटी की ना हो सकी, तो वो मेरी क्या सगी होती या फिर तेरी क्या सगी होती? उसे बस पैसा, पावर, बिजनेस इस सब से मतलब है। इसलिए तो वह तुम्हारा यूज़ कर रही है, क्योंकि उसे पता है जब तक तुम उसके साथ हो तब तक तो उसका काम निकलेगा। जिस दिन तुमसे काम निकलना बंद हो जाएगा तो वो तुम्हारे साथ भी ठीक वैसा ही करेगी जैसा उसने अपने पति के साथ किया था। अनमोल यह चुपचाप सुन रहा था कि तभी सोनाली जी फिर बोली, उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं राठौर मैंशन में बालकनी में टहल रही थी कि जब मुझे लेबर पेन शुरू हुआ। सभी घर वाले मुझे लेकर सिटी हॉस्पिटल गए। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलेगी, और सच्चाई थी तुम्हारे असली बाप के धोखे की। जैसे ही मेरी डिलीवरी का दर्द बढ़ता जा रहा था, ठीक वैसे ही तुम्हारे पिता के चेहरे पर परेशानियों के भाव भी बढ़ते जा रहे थे। उस स्थिति में भी मैंने तुम्हारे बाप के चेहरे पर आए उन पसीनों को पहचान लिया था कि यह पसीना इसलिए नहीं है कि मैं पेन में हूँ, बल्कि इसलिए है कि वह कुछ छिपा रहे हैं। मुझे रुक रुक के दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी अगले दिन होगी, जिसके लिए वह मुझे एक दिन पहले ही एडमिट कर रहे थे। अविका उस समय हॉस्पिटल में ही रुकी हुई थी। वहीं उसके साथ रोहित भी रुका हुआ था। बाकी लोग घर जा चुके थे क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी अगले दिन की बताई थी, और फॉल्स लेबल पेन के कारण दर्द मुझे हो रहा था। इसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अविका भी बहुत खुश थी क्योंकि ये हमारे घर का पहला बच्चा था और अविका अपना पहला बच्चा खो चुकी थी। उस समय अविका खाना खाने के लिए कैंटीन गई हुई थी। तभी मैंने देखा रोहित के फ़ोन पर किसी के मैसेजेस आ रहे हैं। रोहित भी अविका के साथ खाना खाने कैंटीन में ही गया हुआ था और फ़ोन को वहीं टेबल पर रख कर गया था।
मैसेज आने पर मैंने नर्स से फ़ोन अपने पास मांगा तो नर्स ने बिना हिचके मुझे मेरे पति का फ़ोन लाकर दे दिया। और जब मैंने उस फ़ोन पर चैट पढ़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस तूफ़ानी रात में मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। अनमोल बोला, क्या हुआ था मॉम उस रात? मुझे सारी सच्चाई जानना है कि मेरा वजूद क्या है। क्या वह जो मुझे पूनम देवी ने बताया या वो जिस सच से मैं अभी तक अनजान हूँ? अनमोल जी ने ऐसा कहा तो सोनाली जी ने अनमोल को सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी थी। यहाँ से कहानी का फ्लैशबैक शुरू होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर अनमोल के जन्म से जुड़ी सच्चाई क्या थी, जिसके बारे में सोनाली जी के अलावा और पूनम देवी के अलावा कोई नहीं जानता। चलिए शुरू करते हैं। सोनाली जी ने बताना शुरू किया। सोनाली जी बोली, मोबाइल में चैट पढ़ने के बाद मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। रोहित और उसकी सेक्रेटरी पूजा की चैट थी वो, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। मुझे यह पता चला तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे रूम में उस समय एक नर्स मौजूद थी। मैंने उस नर्स को चंद पैसों का लालच दिया और उसने अपना पैसों के खातिर ईमान बेच दिया। मैंने पूजा मेहता की फ़ाइल मंगाई और उस फाइल को लेकर वह नर्स आई। पूजा मेहता मेरे बगल वाले रूम में ही एडमिट थी। अभी अनमोल बोला, फिर क्या हुआ माँ? सुरभि जी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोहित के धोखे पर कैसे रिएक्ट करूं। मैंने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया तो उसमें बच्चे के पिता के नाम के कॉलम में रोहित सिंह राठौर का नाम लिखा था और माँ के कॉलम में पूजा मेहता का। रोहित और पूजा का अफेयर चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में मुझे भनक तक नहीं थी। रोहित हर पर ये जताता था कि वह मुझसे कितना प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करने लगी थी, उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। मैं समझ चुकी थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता है और मायने रखता है तो वो है सिर्फ रोहित। और उस समय रोहित पर अंधा भरोसा ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बना। रोहित ने उस भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपनी ही कंपनी में अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर करा। जब मुझे ये पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड पूजा की डिलीवरी डेट आज की है पर आज हो नहीं पाई तो मुझे उस पर भी भरोसा नहीं हुआ था। मैं रोहित को एक और मौका देना चाहती थी। मुझे लगा कि ये सब कुछ एक नाटक होगा या मेरा कोई सपना जिसे मैं अचानक नींद से उठूंगी तो यह सारा सपना टूट जाएगा और मेरी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। पर ऐसा कुछ हो ना सका। दूसरी तरफ से लगातार मैसेजेस आ रहे थे। पूजा रोहित से मिलने के लिए उसे बुला रही थी। मैं वो फ़ोन वहीं रख कर पास टेबल में रखवा कर आराम करने का नाटक करने लगी। वहीं वह नर्स मुझे थोड़ी देर शांत रखने के लिए अकेला छोड़कर दूसरे पेशेंट को देखने के लिए वहां से दूसरे कमरे की तरफ चली गई। अविका और रोहित दोनों खाना खाकर रूम में आए तो रोहित ने अविका को वापस घर भेजने के लिए कहा। मैं समझ चुकी थी कि रोहित अविका को क्यों भेज रहा है, क्योंकि अगर अविका वहाँ होती तो शायद रोहित पूजा से नहीं मिल पाता, क्योंकि अविका उससे ढेरों सवाल पूछती। बेशक अविका को मैं अपनी दुश्मन मानती थी पर वो मुझे अपनी बहन समझती थी और मेरा दुख हो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसलिए रोहित ने अविका को बहला फुसला कर उसे घर भेज दिया। मैं उस समय सोने का नाटक कर रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उठ जाऊंगी तो रोहित को मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना नाटक जारी रखा और वहीं रोहित ने बहला फुसला कर अविका को घर भेज दिया। अविका रोहित की इस बात पर एग्री कर गई कि कोई भी दिक्कत होगी तो वह तुरंत उसे फ़ोन करेगा और सारी खबर देता रहेगा। अविका ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने अगले दिन सुबह 10 से 11 बजे तक डिलीवरी होने के लिए कहा। अविका थोड़ा घबरा रही थी पर रोहित के बार बार बोलने पर वो घर चली गई। अनमोल बोला, फिर क्या हुआ? आपको सच पता चला? सुरभि बोली, हाँ, रात के 12:30 बज रहे थे कि तभी रोहित चुपके से उठा और वहाँ से जाने लगा। मैं रोहित को देख चुकी थी। मैं भी चुपके से उठी और रोहित का पीछा करने लगी, उस हालत में जिस हालत में डॉक्टर ने मुझे चलने के लिए साफ मना किया था। मैं रोहित के पीछे पीछे जा रही थी। तभी मैंने देखा रोहित और पूजा दोनों एक साथ कॉरिडोर से होते हुए ऊपर टेरेस की तरफ जा रहे हैं। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे आई। मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि रोहित मुझे धोखा दे सकता है। मैं बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। आंखों में आंसू लिए और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मैं टेरेस पर पहुंची तो वहां देखा रोहित और पूजा दोनों लड़ रहे हैं। रोहित पूजा को समझाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था तो वहीं पूजा समझने की कोशिश नहीं कर रही थी कि तभी
पूजा गुस्से में रोहित का कॉलर पकड़ते हुए बोली। पूजा बोली, एक बात याद रखना रोहित, अगर मेरे बच्चे को तुमने नहीं अपनाया तो मैं तुम्हें सड़क पर ला दूंगी। तुम्हें मुझे और मेरे बच्चे को अपनाना पड़ेगा। अरे जब बात सोने की थी तब तो तुम्हें समाज, घर वालों की फिक्र नहीं आई, तो आज जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तब तुम इस समाज की फिक्र कर रहे हो। वहीं रोहित पूजा को समझाने की लाख कोशिश कर रहा था। रोहित बोला, समझने की कोशिश करो पूजा, सोनाली भी प्रेग्नेंट है और मैं उसे इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी पूजा रोहित का हाथ झटकते हुए बोली, अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ। तुम कुछ भी करो पर मुझे मेरे बच्चे के पीछे तुम्हारा नाम चाहिए, समझे तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें सरेआम नंगा करने में मुझे ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, समझे तुम। इतना कहकर पूजा वहाँ से जाने लगी तो रोहित उसे समझाते हुए बोला। रोहित बोला, मुझे माफ़ कर दो पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोनाल से शादी मैंने बस चाचा जी के कहने पर करी थी। तुम जानती हो ना, सारा बिजनेस चाचा जी के अंडर है, इसलिए चाचा जी की हर बात मानी है मैंने। तो पूजा बोली, अगर सोनाली से तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती थी तो क्या बच्चा भी ज़बरदस्ती हुआ था? तुमने खुद कहा वो प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो कैसे कह सकते हो कि ये रिश्ता मजबूरी में चल रहा है? मैंने खुद तुम्हें गोद भराई के फंक्शन में बड़ी मुस्कुराते हुए फ़ोटो के लिए पोज देते हुए देखा है। पूरी मीडिया ने तुम्हारी फ़ोटो ले ली थी, और तो और पूरी मीडिया ने गोद भराई के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करा। हमारी शादी से पहला हमारा अफेयर चल रहा था, पर तुम समाज और अपने चाचा के डर से कुछ कह नहीं पाए। एक बार अपने चाचा के सामने कह देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज कुछ और होती हमारी ज़िंदगी। हमें यूँ छुप छुप के नहीं मिलना पड़ता। देखो, तुम कुछ करो वरना मैं कुछ करूंगी, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, साथ में हमारा बच्चा भी। जैसे ही रोहित ने पूजा के मुंह से यह सुना तो वो घबराते हुए बोला। रोहित बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं। पूजा बोली, क्या काम? रोहित बोला, हमारी सबसे बड़ी बिजनेस राइवल है पूनम देवी, कुछ दिनों के लिए उसके घर चली जाओ। जैसे ही तुम हमारे बच्चे को जन्म दोगी तो तुम एक ऐसे परिवार की ज़रूरत होगी जो तुम्हारा ध्यान रख सके। और वैसे भी पूनम देवी का भांजा एक एनजीओ चलाता है और एक अनाथालय भी, तो तुम बेसहारा बनकर उनके पास जाओगी तो वह तुम्हें ज़रूर अपनाएगा, और मैं कैसे भी करके सोनाली और इस बच्चे को अपने रास्ते से हटा लूँगा। पर हमें कुछ टाइम तक ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक सारा मामला ठंडा नहीं हो जाए। एक बार सोनाली और उसका होने वाले बच्चे का किस्सा ख़त्म हो जाए तो लोग इसके बारे में भूल जाएं, तो मैं तुम्हें अपना लूँगा और हमारे बच्चे को एक नया नाम दूंगा, मैं वादा करता हूँ। पीछे सोनाली ये सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही उसने ये सब सुना तो उसने अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि रोहित इस हद तक सोच सकता है। सोनाली चुपचाप वहाँ पर बैठी रही और पूजा और रोहित टेरेस पर खड़े थोड़ी देर तक यूं एक दूसरे को संभालते रहे। तभी सोनाली जी ने कुछ सोचा और उसने अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करे और फिर बिना किसी आवाज़ के चुपचाप अपने रूम में वापस आ गई। वहीं पूजा और रोहित दोनों भी नीचे आ चुके थे। रोहित ने पूजा को उसके कमरे में भेजा और चुपचाप सोनाली के रूम में आ गया। पर पूजा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा। पूजा अपने रूम में आई तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूजा ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करा। पूजा जानती थी कि पूनम देवी राठौर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए उसने पूनम देवी को फ़ोन किया। पूनम देवी ने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो पूजा ने उसे सारी सिचुएशन बताई और पूनम देवी को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो राठौर इंडस्ट्री को बर्बाद करने में उनकी मदद करे। पूनम देवी ने पूजा को एक आइडिया दिया और साथ ही में उसे ये यकीन भी दिलाया कि रोहित कभी भी उसे नहीं अपनाएगा, जिसे सुनकर तो पूजा के होश उड़ गए। पूनम देवी बोली, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ पूजा, रोहित तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। सोनाली को वो रास्ते से हटाने के बजाय वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को रास्ते से हटाएगा, क्योंकि सोनाली कोई आम लड़की नहीं है। सोनाली और अविका दोनों बहनें हैं, इतना तो तुम जानती होंगी, और उन दोनों का खानदान भी बहुत बड़ा है। वह अपने पिता की इकलौती बेटियां हैं और उन दोनों के पिता का खानदानी परफ्यूम का बिजनेस है जो कि दुनिया और इंडिया में एक बहुत बड़ा लग्जूरियस ब्रांड है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि किस दुनिया में इत्र की कितनी कीमत है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी सो कॉल्ड सेक्रेटरी के लिए रोहित अपने ससुराल वालों को नाराज़ करेगा और सोनाली की करोड़ों की जायदाद को खो देगा? नहीं, अरे वो राठौर खानदान का खून है। अरे उसके बाप ने कभी किसी का साथ नहीं निभाया, उसका बाप कभी अपने भाई का सगा नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है उसका बेटा तुम्हारा सगा होगा? कभी नहीं। तुम खुद सोचो ना, तुमसे प्यार करने के बावजूद भी उसने सोनाली के साथ संबंध बनाए और वो भी प्रेग्नेंट है, तो तुम्हें क्या लगता है राठौर खानदान का वारिस तुम्हारा बच्चा होगा? कभी नहीं। वो तो तुम्हें बस यूज़ कर रहा है,
जैसे ही पूजा ने यह सुना तो उसके तो होश उड़ गए। पूजा इस समय काफ़ी हद तक टूट चुकी थी। पूजा घबराते हुए पूनम देवी से बोली, तो मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे का हक नहीं मारने दूंगी किसी को भी। पूनम देवी बोली, तुम एक काम करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, बच्चा बदल दो। मेरी पहचान के एक नर्स यहाँ काम करती है, मैं उसे सारा काम समझा दूंगी उसका। पूनम देवी की ये बात सुन पूजा बोली, कैसा काम? और आपको पता है यहाँ कितनी सिक्योरिटी है? सोनाली के बच्चे को हाथ लगाना तो दूर, मैं देख तक नहीं सकती हूँ। पूनम देवी बोली, हम हाथ नहीं लगा सकते पर डॉक्टर और नर्स तो लगा सकती है। मेरी पहचान वाली जो नर्स है वो तुम दोनों को एक ऐसी दवा का इंजेक्शन लगाएगी जिससे तुम दोनों को लेबर पेन एक ही समय पर पैदा होगा और तुम दोनों साथ में बच्चा पैदा करोगी और उसके बाद सोनाली के सामने कहा जाएगा कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और बच्चा पैदा हो जाने के बाद रोहित उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कि बच्चा उसे चाहिए था जो तुमसे मिल चुका है। इससे तुम सोनाली की इमोशंस का फ़ायदा उठाओगी और उसे अपनी तरफ करके अपने बच्चे को उसे सौंप दोगी। उसके बाद शुरू होगा तमाशा। कुछ टाइम रुकने के बाद तुम उस बच्चे पर अपना क्लेम करोगी जिससे राठौर फैमिली सोनाली और रोहित दोनों को घर से बाहर निकाल देगी और तुम घर में एंटर करोगी। तभी पूजा बोली, पर बच्चे का क्या? वो लोग दूसरा बच्चा भी तो कर सकते हैं। तभी पूनम देवी बोली, कर दी ना गवारों जैसी बात। पूनम देवी कच्ची गोटियां नहीं खेलती। बच्चा तब होगा जब वो करने लायक रहेगी। हम डिलीवरी के टाइम पर उसका यूट्रस निकलवा देंगे और उसको ऐसा बताएंगे कि बच्चा अंदर ही मर चुका है, जिस कारण इन्फेक्शन पूरे यूट्रस में फैल चुका है। इसी वजह से डॉक्टर को उसका यूट्रस निकालना पड़ा। इन फ्यूचर वह कभी माँ नहीं बनेगी। उसके बाद सोनाली के पास तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी और जब सोनाली किसी काम की नहीं होगी तो राठौर फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी पूजा बोली, अगर वह बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ तो? पूनम देवी बोली, कोई बात नहीं, अनाथालय आ जाएगा। जहाँ रोहित तुम्हारे बच्चे को रखने के बारे में बोल रहा था वहाँ अब उसका खुद का बच्चा होगा। पूजा ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पूजा बोली, आइडिया बहुत अच्छा है, एक बार मैं राठौर फैमिली में एंटर कर लूँगी, फिर उसके बाद आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इतना कहकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं थोड़ी ही देर में प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों के कमरे में एक नर्स आई। पहले नर्स ने पूजा को इंजेक्शन लगाया और उसके बाद जैसे ही वह सोनाली के रूम में गई तो वहाँ रोहित ने उस इंजेक्शन के बारे में उस नर्स से पूछा तो वह नर्स बोली, सर इंजेक्शन डॉक्टर मैम ने लगाने को कहा है जिससे मैम को दर्द में राहत मिलेगी और कंफर्म नहीं है कि डिलीवरी कल ही हो। मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है तो पता चला कि डिलीवरी आज रात और कल सुबह तक कभी भी हो सकती है, इसलिए इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। रोहित ने इतना सुना तो उसने इंजेक्शन के लिए हामी भर दी। इंजेक्शन लगाने के बाद नर्स कमरे से बाहर आई और अपने फ़ोन को निकाल कर किसी को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ से पूनम देवी ने फ़ोन उठाया और बोली, पूनम देवी बोली, क्या खबर है? नर्स बोली, मैंने दोनों को इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इंजेक्शन अपना असर शुरू कर देगा। पूनम देवी बोली, वेरी गुड, पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। इतना कहकर पूनम देवी ने फ़ोन कट कर दिया तो वहीं नर्स मुस्कुराते हुए कॉरिडोर की तरफ चली गई। लगभग 15 मिनट बाद दोनों को इंजेक्शन लगाया जिससे लेबर पेन जल्दी शुरू हो जाता है और डिलीवरी जल्दी करानी पड़ती है। दोनों को लेबर पेन शुरू हो चुका था और डॉक्टर दोनों को ओटी में लेकर आए। सोनाली को रोहित और पूजा के अफेयर के बारे में और रोहित की चाल के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, पर वो अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती थी। काफ़ी देर दर्द सहने के बाद आखिरकार सोनाली बेहोश हो गई और उसी बीच पूजा की डिलीवरी हुई। बेहोशी के कारण सोनाली को यह पता न चल सका कि लड़का हुआ है या लड़की। वहीं पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया था। रोहित ओटी के बाहर खड़ा हुआ। रोहित को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। वह बस भगवान से यह कह रहा था कि सोनाली और पूजा आपस में ना टकराएं। सोनाली लगभग 15 मिनट बाद होश में आई। तब तक पूजा के प्लान के अनुसार सोनाली के बच्चे को मरे हुए बच्चे के साथ बदल दिया। सोनाली ने जब अपने बच्चे के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उसे मरे हुए बच्चे के बारे में बताया। सोनाली इस बात से बहुत टूट चुकी थी। तभी वहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग पूजा सोनाली के पास आई और पूजा ने उसके सामने काफ़ी इमोशनल ड्रामा किया। पूजा सोनाली से बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत कैसी हो रखी होगी इस समय, मैं भी एक माँ हूँ। तभी सोनाली बोली, तुम एक नाजायज़ बच्चे की माँ हो, तुमने फंसाया है मेरे पति को। सोनाली इस समय इस हालत में नहीं थी कि वो पूजा से बहुत ज़्यादा बहस कर पाए, पर फिर भी सोनाली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी। पूजा रोते हुए सोनाली से गिड़गिड़ाने लगी और बोली, पूजा बोली, देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम मेरे बच्चे को अपना लो, आखिर ये भी तो राठौर ख़ानदान का खून है। तभी सोनाली बोली, कभी नहीं, ये नाजायज़ बच्चा है, क्या हुआ अगर मैं एक बच्चे को खो गई?
मैं दूसरी बार ट्राई करूँगी, पर इस नाजायज़ को अपने घर में अपने सामने बड़ा होता नहीं देख सकती हूँ मैं। इतना कहकर सोनाली गुस्से से अपने मुंह को फेरते हुए रोने लगी। वहीं पूजा मन ही मन में कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। पूजा फिर लाचार बनती हुई बेबसी के साथ बोली। पूजा बोली, देखो मैं समझ सकती हूँ तुम इस समय गुस्से में हो, पर मुझे तुम्हारी सारी सिचुएशन पता है। मुझे जब नर्स ने बताया कि तुम एक मरे हुए बच्चे को जन्म और फिर तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत बुरा लग रहा है। सोनाली ने जैसे ही यह सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोनाली कुछ कहती तब तक वहाँ डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने उन दोनों के बीच की बात को काट दिया। डॉक्टर बोली, माफ़ करिएगा सोनाली मैम, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। और इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गई। तभी सोनाली डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, और क्या डॉक्टर, मुझे बताओ सारी बात। तभी डॉक्टर बोली, मैम आपका बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर चुका था, जिस कारण आपकी पूरे यूट्रस में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे 80% आपका यूट्रस डैमेज हो चुका था और इन्फेक्शन ज़्यादा न बढ़ जाए, जिसके लिए आपकी जान को खतरा ना हो, इसलिए हमने आपका यूट्रस निकाल दिया। माफ़ करिएगा मिसेस राठौर, पर आप अब कभी माँ नहीं बन सकती हैं। जैसे ही सोनाली ने यह सुना तो उसके ऊपर तो यह एक सबसे बड़ा वज्रपात था। सोनाली को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही झटके में उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई। सोनाली रोते हुए गुस्सा करते हुए डॉक्टर से बोली, यह बिल्कुल नहीं हो सकता डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुमने ठीक से चेक नहीं किया। इतना बोलते बोलते गुस्से में ही वह बेहोश होने लगी कि उसे पूजा ने इमोशनली सपोर्ट करके संभाला। पूजा बोली, तुम चिंता मत करो सोनाली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कृष्ण को भी तो यशोदा माँ ने कभी जन्म नहीं दिया था। तुम मेरे बच्चे की यशोदा हो और ये बच्चा हमेशा तुम्हें ही माँ पुकारेगा। इतना कहकर पूजा ने अपने बच्चे को सोनाली की गोद में दे दिया। सोनाली उस समय ऐसी सिचुएशन में थी कि जिससे उसकी मानसिक हालत और शारीरिक हालत दोनों ही खराब थी और उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी जो उसका ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे और सोनाली की हालत को समझे। इसी का फ़ायदा पूजा ने बखूबी उठाया। वहीं बाहर रोहित को ये बता दिया गया था कि सोनाली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लड़का हुआ है। रोहित इस बात से बहुत खुश था। रोहित ने जैसे ही पूजा के बारे में पूछा तो डॉक्टर बोली, माफ़ करिएगा राठौर सर, पूजा मैम का बच्चा नहीं बच पाया। उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और इस समय सोनाली मैम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम आधे घंटे में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे तब आराम से मिल सकते हैं। रोहित ने जैसे ही यह न्यूज़ सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। आखिर वो भी तो पूजा को अपनी ज़िंदगी से कैसे भी करके बेदखल करना चाहता था और अब तो उसके पास एक सॉलिड मोटिव था। पहले रोहित बच्चे के कारण पूजा को ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकता था, पर अब पूजा उसकी ज़िंदगी से आसानी से जा सकती है, इस बारे में सोचकर ही रोहित को खुशी हो रही थी। रोहित ने खुशी खुशी में राठौर मेंशन फ़ोन करा और सबको ये गुड न्यूज़ दी कि सोनाली ने लड़के को जन्म दिया है। थोड़ी देर बाद बिना किसी से कुछ बोले रोहित चुपचाप से पूजा के रूम में गया। रोहित ने पूजा को थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातों की और उसे ये विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। कि असलियत तो पूजा जानती थी कि रोहित कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। पूजा ने रोहित को वापस सोनाली के पास भेज दिया और अपने फ़ोन से पूनम देवी को फ़ोन करके वहाँ की सारी खबर दे दी थी। वार्ड में इस समय जश्न का माहौल था। राठौर खानदान ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांट दी थी। वहीं मिस्टर राठौर काफ़ी खुश थे। वो सोनाली के पास आए और बच्चे को देखकर सोनाली और बच्चे पर नोटों की गड्डी से बलाइयाँ लेने लगे। सोनाली ने जब मिस्टर राठौर को यूं करते देखा तो उसे खुशी हुई और दुख दोनों ही हुआ। खुशी इस बात की कि उसे और उसके बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है और दुख इस बात का कि ये बच्चा उसका नहीं है। ये बात सिर्फ सोनाली जानती थी और उसे ये बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी। सोनाली ने जब उस बच्चे को अपनी गोद में पकड़ा तो उसने सोनाली का आंचल पकड़ लिया। सोनाली के अंदर उसके प्रति ममता जाग उठी। सोनाली अपने आप को कहीं ज़्यादा कठोर करे हुए थी। वो पिघलना नहीं चाहती थी। सोनाली ने उस बच्चे को अपनी बहन अविका को दे दिया और वो थक चुकी है यूं कहकर थोड़ा आराम करना चाहा। अविका भी यह समझ चुकी थी कि सोनाली सच में काफ़ी थक चुकी है। अचानक सोनाली को इतना दर्द सहना पड़ा और उसके बाद उसकी तबीयत खराब और ना हो, इसलिए सोनाली को आराम करना चाहिए। ये सोचकर अविका जी ने सोनाली के बेबी को लेकर बच्चे को झूले में लिटा दिया और सोनाली को आराम करने के लिए कहा।
सभी लोग रूम के बाहर जा चुके थे। अविका और सागर, मिस्टर राठौर तीनों ही समय बाहर थे कि तभी अविका बोली, पापा जी क्यों ना हम सब लोग अभी घर चलें, हमें बेबी के स्वागत की तैयारी भी करनी है और डॉक्टर ने कहा है कि हम सोनाली को कल सुबह घर लेकर जा सकते हैं। तब तक हम में से कोई एक यहाँ रुक जाएगा और हम बाकी सब घर जाकर बेबी के वेलकम की तैयारी करते हैं। हमारे घर का पहला बेबी है तो ग्रैंड वेलकम तो होगा ही। इतना कहकर अविका तो खुशी से झूम उठी। अविका वहाँ अभी सबसे बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वहाँ सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोनाली के पिता थे। वह बोले, आलोक जी बोले, आप सब लोग घर जाइए समधी जी, थोड़ी देर हमें भी हमारी बेटी की सेवा करने का मौका दीजिए। और वैसे भी दामाद जी तो कल रात से यहीं रुके हुए हैं, वो भी फ्रेश हो जाएंगे। नाश्ता वाश्ता करके आप लोग हॉस्पिटल आ जाइएगा। इतना कहकर आलोक श्रीवास्तव, जो कि सुरभि के पिता थे, वो जाकर मिस्टर राठौर के गले लग गए। तो वहीं मिस्टर राठौर भी गर्मजोशी से आलोक जी के गले लगते हुए बोले। मिस्टर राठौर जी बोले, बहुत बहुत बधाई आलोक नाना, बन गए तुम तो। तभी आलोक जी मिस्टर राठौर से बोले, आपको भी दादा बनने की ढेर सारी बधाई, मुंह मीठा करिए। इतना कहकर उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ से मिठाई का डब्बा लिया और मिस्टर राठौर को मिठाई खिलाई। राठौर ने भी डब्बे में से मिठाई निकालकर आलोक जी को खिलाई। वहीं अविका जी भी मुस्कुराते हुए आलोक जी के गले लग गई और बड़े प्यार से बोली। अविका जी बोली, प्रणाम ताऊ जी, आपको ढेर सारी बधाई, आप नाना बन गए। प्रणाम ताई जी, आपको भी ढेर सारी बधाई, आप नानी बन गई। तो वहीं स्मृति जी, जो कि सोनाली जी की माँ थी, वो भी मुस्कुराते हुए अविका जी के मुंह में मिठाई डालते हुए बोली, और तुझे भी बहुत सारी बधाई कि तू ताई जी और मौसी दोनों बन गई। तो वहीं अविका जी मुस्कुराते हुए बोली। अविका जी बोली, इसलिए तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, और आपको पता है मैंने कितनी सारी तैयारियां करनी है। मैं पापा जी से वही बोल रही थी, इतने में चाचा जी ने आकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मम्मी पापा नहीं आए क्या चाची जी? स्मृति जी बोली, तुम्हारे मम्मी पापा कल आएंगे, आज एक मीटिंग थी जिसे अटेंड करना ज़रूरी था, इसलिए देवर जी ऑफिस गए हुए हैं, और तुम्हारी माँ सोनाली के लिए आज लड्डू बना रही है, इसलिए वो कल आएगी। अविका जी बोली, ठीक है, चलिए मैं आपको सोनाली से मिलाती हूँ। इतना कहकर वह स्मृति जी और आलोक जी को लेकर अंदर गई तो वहाँ सोनाली बेड पर आराम कर रही थी। सोनाली ने अपनी आंखें इस समय बंद की थी कि तभी सोनाली को एहसास हुआ कि किसी ने उसके माथे पर प्यार से सहलाया है। उस ममता भरे स्पर्श को महसूस करके सोनाली ने झट से अपनी आंखें खोली तो पाया उसकी माँ सामने खड़ी हुई है। सोनाली ने अपनी माँ को सामने देखा तो झट से गले लगा लिया। सोनाली जी बोली, माँ आप आ गई। स्मृति जी बोली, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मुझे कैसे नहीं आना था, तुम्हारे पापा भी आए हुए हैं। इतना कहकर स्मृति जी वहाँ से थोड़ा हटी तो बगल में आलोक जी भी सुरभि को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सोनाली ने अपने पिता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली। सोनाली जी बोली, पापा आप आ गए? आलोक जी बोले, हाँ बेटा, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। इतना कहकर आलोक जी ने अपने साथ लाया हुआ एक तोहफा सोनाली जी को दिया और उसे खोलने के लिए कहा। सोनाली जी ने जब वो गिफ्ट खोला तो उसमें चांदी के लड्डू गोपाल थे और वो इतने चमक रहे थे कि उसे देखकर हर किसी का मन उस चांदी के लड्डू गोपाल में ही रम गया था। सोनाली जी मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच पापा। क्या सोनाली को पूजा की सच्चाई पता चल जाएगी या पूजा के द्वारा चली गई चाल रंग लाएगी, ये तो आने वाले भाग में पता चलेगा। शायद कहानी एक दो बार भागों के साथ फ्लैशबैक में दिखाई जाए, उसके बाद कहानी वापस से वर्तमान में आ जाएगी, क्योंकि इस समय सोनाली अपने बेटे अनमोल को और उसके अरमान के जन्म से जुड़े सारे राज बता रही है। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।